एक एक करके हर गाय पर गंगा जल छिड़कने लगा। और फिर जो हुआ उसे देखकर उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। सभी गायें पहले जैसी ठीक हो गई थीं। कलू खुश तो हो गया, लेकिन उसके मन में अभी भी लालच था। एक शांत पहाड़ी गांव में कलू नाम का एक सीधा सादा चरवाहा रहता था। उसकी दुनिया उसकी गायें थीं, टीपा और टीपोरी। कलू के पास ना धन था ना दौलत, पर उसके चेहरे पर हमेशा सुकून की मुस्कान रहती थी। वह अपनी गायों को लेकर हर दिन पहाड़ों पर जाता, हरी भरी घास के बीच गाना गाता और अपनी छोटी सी दुनिया में खुश रहता। और तू पगली सारा दिन बस खाने में लगी रहती है। जरा अपने मालिक की भी थकान देख लिया कर, रुक जा। आज तुझे उस घाटी में ले जाऊंगा जहां कल रात सबसे ज्यादा ओस गिरी थी। वहां की घास एकदम रसीली होगी। उसी समय गांव का अमीर आदमी रितेश वहां से गुजरता है। उसके गले में मोटी सोने की चेन चमक रही थी। वह कल्लू को देखकर हंस पड़ता है। अरे ओ कल्लू, आज फिर वही पुराना गाना गा रहा है। कब तक इन जानवरों के पीछे अपनी जिंदगी बर्बाद करेगा? पूरी उम्र गुजर गई, पर हालत आज भी वहीं फटी हुई है। कभी आईने में खुद को देखा है? तू इंसान कम और इन गायों का हिस्सा ज्यादा लगता है। क्या मिला तुझे? 2 वक्त की रोटी और फटा हुआ कपड़ा। रितेश की बातों में घमंड था, लेकिन कल्लू के चेहरे पर शांति बनी रही। रितेश भाई, तकदीर कपड़ों से नहीं मन से पहचानी जाती है। मेरा मन तो इन पहाड़ों की हवा जैसा हल्का है और इन मासूम गायों के साथ एकदम खुश है। आप अमीरी की बात करते हैं, पर असली अमीर वो होता है जिसे रात को चैन की नींद आती है। आपकी ये सोने की चेन सुंदर तो है, पर क्या ये आपको ये सुकून दे सकती है? कल्लू की बात सुनकर रितेश नाराज हो जाता है और गुस्से में बोला, भूखे पेट सुकून नहीं मिलता कल्लू। जिस दिन बुढ़ापा आएगा और ये गायें साथ छोड़ देंगी, तब समझ आएगा असली कीमत क्या होती है। दुनिया बहुत आगे बढ़ गई है और तू आज भी यहीं अटका है। रितेश वहां से चला जाता है, लेकिन उसके शब्द कहीं ना कहीं कल्लू के मन में गूंजते रहते हैं। कल्लू दूर पहाड़ों के पीछे फैले एक काले जंगल की ओर देखता है और सोचने लगता है, मैंने सुना है उस काले वन के पार ऐसी घास उगती है जो मखमल जैसी नरम होती है, जिसे खाकर गाय का दूध अमृत बन जाता है। अगर मैं अपनी टीपा और टीपोरी को वहाँ ले जाऊं तो उनकी किस्मत बदल सकती है। लेकिन उस जंगल का नाम सुनते ही गांव वाले कांप जाते थे। कहते थे, वहाँ कुछ ऐसा है जो इंसानी समझ से परे है। कल्लू के मन में अब उस काले जंगल का ख्याल घर पर भी आने लगा। डर भी था, लेकिन अपनी गायों के लिए कुछ बेहतर करने की चाह उससे भी बड़ी थी। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही कल्लू अपनी गायों टीपा और टीपोरी को लेकर काले वन की ओर निकल पड़ा। कुछ देर बाद कल्लू काले जंगल की सीमा पर पहुंचता है। वहां की हवा कुछ अलग थी, भारी और अजीब सी खामोशी से भरी हुई। पेड़ घने थे और सूरज की रोशनी मुश्किल से जमीन तक पहुंच रही थी। कल्लू थोड़ा घबरा कर बोला, देखो टीपा, मैं तुम्हें ज्यादा अंदर नहीं ले जाऊंगा। बस यहीं किनारे किनारे की घास खा लो। लगता है गांव वाले सही कहते थे, यह जगह कुछ अलग है। जैसे ही पेट भर जाए हम तुरंत वापस चलेंगे। गायें उस हरी भरी घास को खाने लगती हैं। कुछ देर बाद कल्लू उन्हें लेकर सुरक्षित वापस गांव लौट आता है। अगले दिन जब कल्लू दूध दुहने बैठता है तो वह हैरान रह जाता है। अरे ये क्या टीपा, और तूने आज इतना दूध दिया? 1 बाल्टी, 2 बाल्टी, 3, अरे ये तो 4 बाल्टी भर गई। रोज तो मुश्किल से 1 बाल्टी देती थी। ये चमत्कार कैसे हुआ? इतने में गांव के कुछ लोग वहां से गुजरते हैं और इतना सारा दूध देखकर रुक जाते हैं। अरे ओ कल्लू, आज क्या हुआ? इतना दूध कहाँ से आ गया? तेरी गायों में इतनी ताकत कब से आ गई? अरे चाचा, ये सब उस काले जंगल की घास का कमाल है। मैं कल बस किनारे तक गया था और देखो, आज दूध 4 गुना हो गया। गांव वाले उसकी बात सुनकर डर जाते हैं और कपकपाती आवाज में बोलते हैं, तू पागल हो गया है क्या?
वो काला जंगल बहुत खतरनाक है। आज बच गया, इसका मतलब ये नहीं कि हर बार बचेगा। वहां दोबारा जाने की गलती मत करना, वरना पछताएगा। लेकिन अब कलू के मन में एक नया लालच जन्म ले चुका था। अगर किनारे की घास से इतना दूध मिल रहा है तो अंदर की घास कैसी होगी? वहां तो सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंचती, मतलब घास और भी ज्यादा ताकतवर होगी। अगर मैं अपनी गायों को जंगल के अंदर ले जाऊं तो मैं भी अमीर बन सकता हूं। मुझे फिर कभी गरीबी नहीं झेलनी पड़ेगी। अब कलू का डर धीरे धीरे लालच में बदल रहा था। हाँ, कल मैं नहीं डरूंगा। कल मैं उस जंगल के अंदर तक जाऊंगा, अपनी टीपा और टिपोरी को सबसे अच्छी घास खिलाऊंगा। अगली सुबह कल्लू बिना डरे अपनी गायों को लेकर फिर से काले जंगल की ओर निकल पड़ता है। लेकिन इस बार वह सिर्फ किनारे नहीं रुकेगा, वह जा रहा है जंगल के दिल में, जहां उसका इंतजार कर रही है एक भयानक सच्चाई। थोड़ी देर में उनके सामने एक छोटा सा मैदान दिखाई देता है। वहां की घास साधारण नहीं थी, वह हरे रंग में चमक रही थी, जैसे हर पत्ती के अंदर कोई रोशनी जल रही हो। अरे वाह, यही है वो जगह। देखो टीपा, कैसी चमक रही है ये घास। आज तुम दोनों जी भर के खाओ। गायें उस घास की ओर दौड़ पड़ती हैं और तेजी से उसे खाने लगती हैं। कल्लू एक पेड़ के सहारे बैठ जाता है और मुस्कुराते हुए उन्हें देखता है। लेकिन कुछ ही पलों में सब बदलने लगता है। टीपा, तू रुक क्यों गई? अरे खाना, ये तेरी आंखें इतनी चमक क्यों रही हैं? कल्लू दौड़कर टीपा के पास जाता है और जैसे ही उसे छूता है, उसका शरीर पत्थर जैसा ठंडा और कठोर हो चुका था। धीरे धीरे टीपा का पूरा शरीर सुनहरे रंग में बदल जाता है। वह अब एक सोने की निर्जीव मूर्ति बन चुकी थी। कल्लू डरकर चिल्लाते हुए कहा, नहीं नहीं टीपा, नहीं नहीं। टिपोरी, भाग यहाँ से, मत खा ये घास। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। टिपोरी और बाकी गायें भी एक एक करके उसी हालत में बदलने लगती हैं। कुछ ही पलों में पूरा मैदान सोने की मूर्तियों से भर जाता है। ये क्या हो गया? मैं तुम्हें यहाँ खिलाने लाया था या मौत के मुंह में धकेलने? हे भगवान, मेरी टीपा, मेरी टिपोरी, मैंने अपने ही हाथों से तुम्हें खत्म कर दिया। कल्लू जमीन पर गिरकर फूट फूट कर रोने लगता है। उसकी चीखें पूरे जंगल में गूंज उठती हैं। तभी एक गहरी रहस्यमयी आवाज चारों ओर गूंजती है। रोने से कुछ नहीं बदलेगा चरवाहे, तूने वही किया जो हर लालची इंसान करता है, इस चमक के पीछे भागना। कल्लू रोते हुए और गुस्से से बोला, मुझे नहीं चाहिए ये सोना, मुझे मेरी टीपा और टिपोरी चाहिए। उन्हें वापस कर दो। अगर उन्हें वापस लाना चाहता है तो तुझे उस श्राप की जड़ तक जाना होगा, उस गुफा में जहां एक सोने की मूर्त खड़ी है। जंगल के अंदर एक रहस्यमयी गुफा, जहां इस पूरे श्राप की शुरुआत हुई थी। अगर तुम वहां चले जाओ, शायद तुम्हारी गाय वापस आ जाए। मैं जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं अपनी गायों को इस हालत में नहीं छोड़ सकता। आंसू पोंछकर कल्लू अपनी लाठी उठाता है और उस अंधेरी गुफा की ओर बढ़ जाता है, जहां उसका इंतजार कर रहा है एक और बड़ा खतरा। कल्लू आंसुओं को पोंछते हुए लड़खड़ाते कदमों से उस रहस्यमयी गुफा की ओर बढ़ रहा था। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, पेड़ों का रंग काला नहीं बल्कि तांबे जैसा लाल दिखने लगा। हवा में एक अजीब सी गर्मी घुल चुकी थी। आखिरकार कल्लू उस गुफा के मुहाने पर पहुंचता है। बिना सोचे वह अंदर चला जाता है। गुफा के बीचों बीच एक सोने की मूर्त खड़ी थी। वह एक युवती की आकृति थी, लगभग 18 से 19 साल की। उसके हाथ आसमान की ओर उठे हुए, जैसे वो किसी से रहम की भीख मांग रही हो। उसकी आंखों से गिरे आंसू गालों पर जमकर सुनहरे मोती बन चुके थे। जाने के बाद कल्लू धीमी आवाज में बोला, तुम कौन हो
और तुमने मेरी गायों को सोने का क्यों बनाया? मैं एक शापित राजकुमारी हूँ। कभी मेरे पास सब कुछ था, लेकिन मुझे और सोना चाहिए था, और ज्यादा। एक दिन मैं जंगल की एक रहस्यमयी गुफा तक पहुँच गई, जहाँ हर तरफ सोने की चमक थी। मैंने लालच में आकर हर चीज को छूना शुरू कर दिया, और तभी मेरा शरीर धीरे धीरे सोने में बदलने लगा। मैं समझ गई ये कोई खजाना नहीं, बल्कि एक श्राप था। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आज भी मैं एक अच्छे इंसान की तलाश में हूँ, पर मेरी लालच ने मुझे अमीर नहीं, बल्कि हमेशा के लिए कैद कर दिया। मैं आज भी उसी गुफा में खड़ी हूँ, एक सोने की मूर्ति बनकर। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी गाय पहले जैसी ठीक हो जाए, तो तुम्हें एक काम करना होगा। यहाँ से लगभग 2 कोस दूर एक गंगा नदी बहती है। वहाँ से जल लाकर अपनी गायों पर छिड़कना। इसके बाद तुम्हारी गायें पहले जैसी हो जाएंगी। इतना बात सुनकर कालू गंगा नदी की ओर दौड़ पड़ा। उसके चेहरे पर गहरी उदासी साफ दिखाई दे रही थी। थोड़ी देर बाद वह गंगा किनारे पहुंचा और जल्दी से पवित्र जल भर लिया। फिर बिना समय गंवाए वह भागते हुए अपनी गायों के पास लौटा। कालू एक एक करके हर गाय पर गंगा जल छिड़कने लगा, और फिर जो हुआ उसे देखकर उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। सभी गायें पहले जैसी ठीक हो गई थीं। कालू खुश तो हो गया, लेकिन उसके मन में अभी भी लालच था। वह देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। क्या आप नेक्स्ट पार्ट के लिए तैयार हैं? तो कमेंट में टाइप करें पार्ट 2। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो ऐसे ही मजेदार और सीख देने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल के होम टीवी को अभी सब्सक्राइब करें।